हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का इतिहास। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें हिस्ट्री और सारे टॉपिक को कवर करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शिववंश के बारे में पढ़ लिया था। चलिए शुरू करते हैं। सातवाहन शासक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और इसने कड़म शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश ऐसा वंश था जिन्होंने पूरे इतिहास के अंतर्गत है एक ही ऐसा वंश था जिन्होंने अपने नाम के आगे अपने माता का नाम जो लोग रखते थे, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी। और आगे भी ऐसे शासक आएंगे जैसे यज्ञश्री सतकर्णी। तो ये लोग ऐसे सातवाहन वंश के शासक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम रखते थे लोग। और इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था और जिसके बारे में मालवा पर विजय का वर्णन इसके सांची स्तूप पर उत्कीर्ण है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी और यह सांची के स्तूप पर उत्कीर्ण है और इसलिए इसे श्रीसात भी बोलते हैं। और पुराणों में इसे कृष्ण पुत्र भी कहा गया है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। इसके बाद सातवाहन शासकों में सतकर्णी की रानी नागनिका। गौतमीपुत्र सतकर्णी की रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में इसकी जानकारी हमें मिलती है। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो नानाघाट अभिलेख से। और इसके बाद आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी के कुछ सिक्के मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? गौतमीपुत्र सतकर्णी के सिक्के हमें उज्जैन से प्राप्त होते हैं और इसने शक शासक नहपान को हराया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी शक शासक नहपान जो कि नासिक का शासक था, नासिक में इसने शासन किया और तो उसको गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था। और मालवा से महेश्वर तक इसने शासन किया। तथा गौतमीपुत्र सतकर्णी का पुत्र हुआ वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जिसने मध्य भारत के बड़े भाग पर अधिकार किया, परंतु वह रुद्रदामन से हार गया। शक शासक रुद्रदामन से वह हार गया था, पुलवामी। इसके बाद अंतिम सातवाहन शासक कौन सा हुआ? यज्ञश्री सतकर्णी। और इसके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं? तो विदिशा और देवास से। गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासक हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो उज्जैन से मिलते हैं। और यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्के हमें विदिशा और देवास से प्राप्त होते हैं। तथा इसके काल में, यज्ञश्री सतकर्णी के काल में रोम से व्यापार में वृद्धि होने लगी थी। रोम से व्यापार में वृद्धि होने की हमें पुष्टि मिलती है। और कहाँ से? मध्य प्रदेश के आगरा, मंदसौर, चकरवेड़ा, बिलासपुर और छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें रोम के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो आगरा, मंदसौर, चकरवेड़ा और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें यज्ञश्री सतकर्णी के हमें सिक्के, रोम के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग शक शासकों के बारे में। तो शक और क्षत्रप शासक कहाँ से? पश्चिमी चीन से। चीन के पश्चिम से आकर भारत में बसे थे और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ स्थापित किया था? तो मथुरा, उज्जैन और पंजाब में क्षत्रप राज इन्होंने स्थापित किया था। और इस वंश के मोअस और अजेस राजाओं ने सिक्के मालवा से मिले हैं। शक शासकों का राजा था मोअस और अजेस राजाओं के हमें सिक्के मालवा से मिलते हैं। और शकों के दो वंश थे, एक छहरात, दूसरा कादरबक। तो छहरात वंश जिसके शासक कौन था? जिसका शासक था भूमक और नहपान। तो भूमक के बारे में हमें मालवा के सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है और नहपान के सिक्के हमें शिवपुरी से मिलते हैं, जिन्हें गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पुनः ढलवाया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पुनः ढलवाया था और नहपान और सतकर्णी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें नहपान मारा गया था।
गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हरा दिया था और नहपान के सिक्के हमें शिवपुरी से मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हरा दिया था। इसके बाद नहपान का नाम हमें जैन साहित्य में क्या मिलता है, नरवाहन, तथा एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, इसमें इसका नाम क्या मिलता है, नेमवेनस। तो नहपान का ही नाम नरवाहन जो कि जैन साहित्य से मिलता है, और हिस्ट्री की एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, इससे हमें नेमवेनस इसका नाम मिलता है। अब आते हैं कादरमक वंश। कादरमक वंश इसकी स्थापना यशोमती में की थी और उसके पुत्र हुए चेस्टन ने, जिसने उज्जैन में शासन किया। और कादरमक वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन बोलते हैं, रुद्रदामन या रुद्रमान, जो कि संस्कृत का महान ज्ञाता था। जो कि क्या, रुद्रदामन को क्या मानते, संस्कृत का बहुत ज्ञान था उसको। तो कादरमक वंश का प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन संस्कृत का महान ज्ञाता था और इसने उज्जैन में शासन किया। और रुद्रदामन के एक अभिलेख मिलता है गिरनार अभिलेख, जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। और इसमें क्या पता चलता है हमें, तो इससे जानकारी मिलती है कि इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और रुद्रदामन ने मध्य प्रदेश में तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाने का श्रेय किसे जाता है, शक शासक रुद्रदामन को, कादरमक वंश से था जो कि। तो तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए थे। और रुद्रदामन के बाद रुद्र सिंह और भी शासक हुए इसके बाद, और उसके बाद मिलते हैं रुद्र सिंह तृतीय को मारकर विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में कर दिया। शकों का जब अंतिम शासक हुआ रुद्र सिंह तृतीय, उसको विक्रमादित्य द्वारा उसको मार दिया जाता है और उज्जैन का विलय कर दिया जाता है गुप्त साम्राज्य में। इसके बाद आते हैं इंडो यूनानी। इंडो यूनानी, इसके बारे में बहुत कम पॉइंट मिलते हैं मध्य प्रदेश के उससे। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से, बालाघाट से मिनांडर के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। और इसमें नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो बौद्ध संत थे नागसेन, उसने। और बालाघाट से हमें मिनांडर के सिक्के प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश जो कि पश्चिमी चीन के यूनी कबीलाए शाखा से थे। यूनी या यूची कबीलाए बोलते हैं, यूची कबीलाए। तो यूनी कबीलाए से थे कुषाण वंश। और इस वंश का प्रथम राजा कौन हुआ, कुषाण शासक कुजुल कटफिसिस, और जिसके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, मध्य प्रदेश की विदिशा से मिलते हैं। और कुजुल कटफिसिस के बाद आते हैं बिम कटफिसिस, और बिम कटफिसिस के सिक्के हमें शहडोल से मिलते हैं, मध्य प्रदेश के शहडोल से। और इसी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय किसे जाता है, तो कुषाण शासक बिम कटफिसिस को जाता है। और कनिष्क, इस वंश का प्रतापी शासक और कौन सा हुआ, कनिष्क। कनिष्क ने शक वंश की स्थापना की थी लगभग 78 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी लगभग 78 ईस्वी में। और कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कनिष्क का उत्तराधिकारी वशिष्ठ हुआ। और उसका अभिलेख हमें कहाँ से मिलता है, सांची से मिलता है, जिससे पता चलता है कि मधुकारी ने बौद्ध मूर्ति का, इस समय मधुकारी ने बौद्ध मूर्ति का निर्माण कराया था। और वशिष्ठ के उत्तराधिकारी हुआ हुबिस्क, और हुबिस्क के हमें सिक्के मिलते हैं शहडोल और हरदा से। तथा वसुदेव हुआ इसके बाद कुषाण शासक वसुदेव, और उसके सिक्के हमें तेवर, जबलपुर को बोलते हैं, जबलपुर से हमें मिलते हैं। और भेड़ाघाट से हमें 2 मूर्ति लेख मिलती हैं और बौद्ध की प्रतिमाएं भी हमें मिली हैं भेड़ाघाट से।
इसके बाद आते हैं नागवंश। मध्य प्रदेश में नागवंश। नागवंश के संस्थापक कौन था? वो था बृषनाथ। बृषनाथ नागवंश का संस्थापक था और जिसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बाद आते हैं भीमनाग। और भीमनाग ने राजधानी को पद्मावती स्थानांतरित किया। तो नागवंश का संस्थापक था बृषनाथ और जिसने विदिशा को राजधानी बनाया था। और फिर आते हैं भीमनाग और जिसके शासनकाल में क्या होता है, राजधानी स्थानांतरित हो जाती है, जो कि विदिशा से पद्मावती हो जाती है। और नागवंश में कुषाणों के उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मतलब नागवंश ने कुषाणों के वंश को खत्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और अंतिम नाग राजा कौन था? तो मणपति नाग। मणपति नाग को समुद्रगुप्त ने हराकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अंतिम नाग राजा मणपति नाग, जिसको समुद्रगुप्त द्वारा जो हार जाता है और फिर उसको गुप्त साम्राज्य में मिला दिया जाता है। और रवि नाग एक होता है, रवि नागवंश का शासक रवि नाग, जिसका सिक्का हमें एरंड सागर से मिलता है। तो ये हो गया हमारा नागवंश। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वंश हुए थे, तो उनके बारे में इतनी कुछ ही फैक्चुअल से पॉइंट मिलेंगे हमें, तो वो बस उतना ही पढ़ेंगे हम लोग। आगे आते हैं बोधि वंश। बोधि वंश जो कि जबलपुर से संबंधित है, जबलपुर त्रिपुरी। और इस वंश के 4 राजाओं के सिक्के हमें मिलते हैं जबलपुर से, जो कि हैं श्री बोधि, बसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। तो यहाँ पे बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं माघ वंश। तो माघ वंश का शासन कहाँ था? वो था बघेलखंड में। बघेलखंड जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे। तो माघ वंश का शासक हमें बघेलखंड में मिलता है। और यहाँ पे कौन कौन से शासक हुए माघ वंश में? तो भीमसेन, भद्रमघ, शिवमघ यहाँ के प्रमुख शासक थे माघ वंश के। और इनके सिक्के और शिलालेख कहाँ से मिलते हैं? उमरिया, बांधवगढ़ उमरिया से हमें मिलते हैं। और कुषाणों से इन्होंने संघर्ष किया था, माघ वंश ने। कुषाणों से माघ वंश ने संघर्ष किया था। आगे आते हैं वाकाटक वंश या वाकटक वंश बोलते हैं, वाकटक वंश मध्य प्रदेश। तो विंध्य या विद्याशक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा में वाकाटक वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? विद्याशक्ति या विंध्यशक्ति नाम के ब्राह्मण ने विदिशा में वाकाटक वंश की स्थापना की थी। और इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो व्याघ्रराज जो कि सतना, नयनाकुडार अभिलेख है, नयनाकुडार अभिलेख सतना और गज अभिलेख पन्ना, इससे हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। आगे आते हैं हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने श्रीधर को हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद है प्रवरसेन। प्रवरसेन ने छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और बालाघाट इंदौर क्षेत्र पर शासन किया था, जो कि इसी वंश से संबंधित थे, वाकाटक वंश से संबंधित थे। प्रवरसेन ने छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट और इंदौर क्षेत्र पर शासन किया था। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड जो भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।